गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। बेटा पिछले जो भी हम लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उसी से हम आगे बढ़ते हुए अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, आज की टॉप करंट अफेयर्स को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही ना बेटा, उसका आपको रेगुलर पीडीएफ जो चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी क्विज चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर पोस्ट होती रहती है। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है ना, चाहे आपका नोटिफिकेशन हो या कुछ भी हो, या रिजल्ट हो, आप कट ऑफ हो या मेरिट हो, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर अपलोड होता रहता है। तो पूरी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बेटा ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप सीधे भी सर्च कर सकते हो टारगेट डिफेंस एकेडमी पर जाकर, है ना। चलिए बेटा, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता दूं कि भाई हमारा नया बैच जो है वो 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जिन भी बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है वो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकता है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सीट है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला पूरा सिस्टम है। तो जिसको भी एडमिशन चाहिए वो पहले आकर कॉल करेगा। ठीक है, सीट बहुत लिमिटेड है। चलिए अब बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्यू सैमुअल क्लरिकल, ठीक है, डाइड रिसेंटली, ही वॉज अ, है ना। तो मैथ्यू सैमुअल जी जो है, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, ठीक है, 77 ईयर्स की एज में मैथ्यू जी का निधन हो गया। ठीक, किस एज में? 77 ईयर्स के थे बेटा, और इनका निधन हो गया। अगर हम मैथ्यू सैमुअल जी की बात करें तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट, डॉक्टर या इंजीनियर? तो बेटा ये थे हमारे डॉक्टर। क्या थे बेटा? डॉक्टर थे। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। He is known as the father of angioplasty in India, है ना, इन इंडिया, है ना। ये कार्डियोलॉजिस्ट थे, है ना, और मतलब जो हार्ट्स की रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं, है ना। और एंजियोप्लास्टी क्या होती है? एंजियोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जो हार्ट के लिए होती है ना बेटा। और अगर हम बात करते हैं मैथ्यू सैमुअल जी की, तो ये केरल में पैदा हुए। कहाँ के थे? केरला के थे, है ना, केरला में पैदा हुए। और इनिशियली ये बाहर ही रहकर इन्होंने अपना काफी टाइम तक काम किया। ठीक है, गल्फ कंट्रीज और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इन्होंने काम किया। फिर ये इंडिया आए, इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। ठीक है, और इंडिया में, ठीक है, एंजियोप्लास्टिक की फील्ड में बहुत बड़ा लंबा काम किया इन्होंने। तो इस वजह से ये बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है ना। अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करते हैं बेटा, इनकी अवार्ड्स की, है ना, तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इसमें पद्म श्री और डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, ये दोनों अवार्ड इनको मिले हैं, है ना। डॉक्टर बी सी रॉय अवार्ड, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों अवार्ड इनको मिले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैथ्यू सैमुअल जी का नाम बहुत फेमस है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया कौन थे? तो फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया यही थे। ठीक है, इन्होंने उस बंदे के अंदर काम किया है जिसको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन वर्ल्ड कहा जाता है। तो कमेंट में बेटा आप मुझे उसका नाम बताइए कि फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन वर्ल्ड। ठीक है, जल्दी से बताइए, और अगले सेशन में मैं आपको इसको डिस्कस भी करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन इंडिया? भैया भारत में कितने विश्व धरोहर हैं? तो भैया वर्ल्ड हेरिटेज साइट काफी न्यूज में है। तो इंडिया के पास 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी बेटा? 43 है। आउट ऑफ दिस 43, ठीक है, अगर हम बात करें तो नेचुरल हेरिटेज साइट हमारे पास कितनी बेटा? 7। मैन मेड कितनी है? मैन मेड है आपके पास 35।
और मिक्स हेरिटेज जो दोनों की कैटेगरी में आती है वो आपके पास एक है कंचनजंगा। तो टोटल हमारे पास साइट्स कितनी होगी 43, है ना। 43rd नंबर पर जो आया था अपना मॉडम्स आया था, मॉडम्स। मॉडम्स मॉडर्न बेटा कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स आपकी बेटा कहाँ है? ये आपके महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। ठीक है बेटा, महाराष्ट्र में है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। दुनिया की सबसे पहली, इंडिया की सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? ताजमहल, है ना। पहली पूछ सकता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है ये पूछ सकता है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि 18th को अपना वर्ल्ड हेरिटेज डे था, तो हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आने वाले जो आसपास के एग्जाम है इनमें क्वेश्चन इस तरह से पुट हो सकते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बेटा बात करें तो जितने भी आपके नोट्स हैं, है ना, जो तुम्हारा 10 रुपए का नोट है, कितने का बेटा? 10 रुपए का, है ना। 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 एंड 500, है ना। ये सारे नोट के पीछे कोई ना कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि 10 के पीछे का क्या है? 20, 50, 100, 200, 500, इन सब नोटों में से कौन कौन से नोटों के पीछे कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। और ये भी आप बता सकते हो रानी की वाव, रानी की वाव। रानी की वाव एक कुआं है जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये किस नोट या कितने रुपए के नोट के पीछे है ना, बना है? कमेंट में बताइए। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, लेकिन एक बार आपने इसको सिंपल तरीके से देख लिया है, याद करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ देख भी रखा है तो आराम से इसे बता दोगे, है ना। याद रखिएगा, एक नोट के पीछे कोणार्क मंदिर भी है। तो आपको ये सब मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है। कुछ काम आपको भी करने हैं बेटा, क्योंकि अगर आप साथ में मिलकर काम करते रहोगे तो आप जल्दी से इन सारी चीजों को याद कर लोगे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में किसे दिया गया, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया? तो ऑप्शन है परप्पा, सरोजनी नगर, अमौसी, मोहान। तो याद रखना बेटा, ये जो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है ये परप्पा को मिला। परप्पा एक विलेज है ना, कहाँ पर? केरला में। और अभी रिसेंटली अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया गया है वो इसी गांव को दिया गया है ना। इस गांव के डीएम ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, रिसेंटली टू चीता फ्रॉम कूनो टू बी मूव टू डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल में ही कूनो से 2 चीते को डैश वन जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया। तो भैया किसमें किया गया? माधव, कान्हा, सतपुरा, गांधी सागर। तो कहाँ किया गया बेटा? गांधी सागर। ये सब एमपी के ही है ना बेटा। अगर हम बात करें एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। कूनो भी कहाँ है? कूनो, कूनो भी आपका एमपी में है, याद रखिएगा। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में फॉरेस्ट कवर एरिया इंडिया में सबसे ज्यादा है। फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वो यहीं पर पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें या फिर नेशनल पार्क की बात करें, वो सबसे ज्यादा यहीं पर है ना। 11 नेशनल पार्क है यहाँ पर बेटा, इसे याद रखिएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत ही है, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। यहाँ की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो संजय दुबरी है, संजय दुबरी है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम एमपी की बात करते हैं बेटा, एमपी में फॉरेस्ट कवर एरिया है तो ट्राइब्स भी बहुत है। और इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब जो है उनमें से एक है गोंड। गोंड ट्राइब पाई तो काफी सारे स्टेट में जाती है, लेकिन इनका मेजर चंक जो है इसी स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पर? आपका इस एरिया में, एमपी के, याद रखिएगा, है ना। अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गोंड का आपको काफी सारी ट्राइब्स मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा जो चंक एरिया है, पॉपुलेशन है गोंड की, वो एमपी में ही मिलती है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, आई थिंक कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
डैश ईयर पास सिंस द इंडियन सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, है ना, इट्स है ना, यहाँ पे इट्स होगा, इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है। इंडिया का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट के लॉन्च होने के बाद अभी कितने साल पूरे हो गए हैं? तो बेटा आर्यभट्ट जो था इसी महीने 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च हुआ था। तो एग्जैक्टली 50 साल पूरे हो गए बेटा। कितने साल पूरे हो गए? 50 साल। कितने साल पूरे हो गए? 50 साल। अब देखो आर्यभट्ट को लॉन्च करने से लेकर आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए आर्यभट्ट जब हम बात करते हैं 1975 में, तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन था बेटा? आर्यभट्ट के टाइम पर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा बेटा, कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वहां पर उस टाइम में क्या थी बेटा? प्राइम मिनिस्टर थी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि भैया प्रोजेक्ट जो था ये वाला, इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर कौन था? तो याद रखिएगा यू सी रॉय, है ना, याद रखिएगा यू आर रॉय, ठीक है, ठीक है। यू आर राव को हम सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। इंडिया का पहला सैटेलाइट बनाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है, ठीक है। उस टाइम पर विक्रम साराभाई इनको बैक कर रहे थे, है ना। इसरो काफी नया नया बना था और बहुत ज्यादा उसने काम नहीं किया था। तो याद रखिएगा 1975 74 75 वो टाइम था जब इंडिया ने स्पेस में और न्यूक्लियर की फील्ड में दोनों में बड़ा नाम कमाया था। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी इस टाइम पे कर लिया था, है ना। कहाँ पे किया था? पोखरण, है ना, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। 1975 का बेटा वो टाइम था जब स्माइलिंग बुद्धा भी हुआ था, है ना। तो स्माइलिंग बुद्धा या इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट को भी 50 साल पूरे हो रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। इस साल 50 साल पूरे हो गए। स्माइलिंग बुद्धा ये सब पोखरण में हुआ था। इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट दोनों पोखरण में हुए थे। तो याद रखिएगा ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में रिलेट करते हैं जीके प्लस करंट अफेयर से। भाई चाहे द हिंदू हो, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें इन सब से रिलेटेड आर्टिकल्स निकलते रहते हैं और आर्टिकल पढ़ने के बाद वहां से क्वेश्चन पुट होने लगते हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ न्यूक्लियर मिसाइल बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, है ना। भाई जगदीप धनकर द्वारा किसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को क्या कहा गया है? परमाणु मिसाइल कहा गया है। तो भैया अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल है 142। देखो बेटा सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बेटा बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास काफी ज्यादा एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट जो है कभी भी हमारी डेमोक्रेसी को खतरा नहीं होने दे सकता है ना। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, तमिलनाडु का जो कुछ बिल्स थे जिसको गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज दिया था, तो तमिलनाडु कोर्ट चला गया, वहां कोर्ट से इनको डिसीजन मिल गया। अब आर्टिकल 142 के तहत देखो, आर्टिकल 142 क्या बताता है? कंप्लीट जस्टिस के बारे में। किसके बारे में? कंप्लीट जस्टिस, है ना। अगर किसी मुद्दे पर, किसी भी चीज के ऊपर कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो उसके लिए आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो कोर्ट के पास पूरा राइट है कि पब्लिक के भले के लिए वो किसी भी चीज के ऊपर एक कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। तो पार्लियामेंट, वो प्रेसिडेंट ने उस बिल को रोक रखा था, तो उसको उसी के मुद्दे को लेकर, तमिलनाडु के बिल्स के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे पास करने के लिए बोला है ना। तो अब क्या है, वो उस पर जगदीप धनकर, क्या बीजेपी के बहुत सारे एमपीज भी इस पर काफी अलग अलग बवाल कर रहे थे, है ना। फिलहाल अभी सब मामला सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है, लेकिन ये आर्टिकल 142 आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज बना रहा है, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस के लिए निर्देश या आदेश पास करने वाला ये आर्टिकल है ना। अब देखो सुप्रीम कोर्ट काफी न्यूज में है, क्योंकि देखो हमारे नए चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं, है ना। साथ ही साथ काफी सारी चीजें चल रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट को आपके पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना देती है। अब आर्टिकल 124 से बेटा, है ना, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में हमारा पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट डिफाइन है ना। आर्टिकल 144 24 वो क्या बताता है? आर्टिकल 124 बताता है
ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, इनका कैसे ज्वाइनिंग होती है। आर्टिकल 125 इनकी सैलरीज, अलाउंसेस और सर्विस टेन्योर बताता है। ठीक है, आर्टिकल 126 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई को बताता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट और उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है। आर्टिकल 127 एडहॉक जजेस, बहुत सारे जजेस का टेन्योर पूरा होने के बाद वो एडहॉक बेसिस पर काम करते हैं। आर्टिकल 127 इसको डिफाइन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो रिटायर्ड जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, ये इसको डिफाइन करता है ना, उनकी अटेंडेंस को बताता है। आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है ना, कोर्ट का एक टूल है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग को एक रिकॉर्डिंग बना के रखना है, तो कोड ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 कभी कदार पूछा जाता है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 है ना, सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली दिल्ली होती है, लेकिन चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट की मदद से ये कहीं भी सिटिंग इसकी की जा सकती है। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 131 जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, वो केसेस जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, दो स्टेट के बीच में कोई मुद्दा हो, सेंटर और स्टेट के बीच में जो मुद्दा हो, वो क्या कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट का एपिलिएट जुरिडिक्शन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलिएट तो आता है 132 में। ठीक है, 132, 133, 134 ये अपीलिएट या अपीलिएट जुरिडिक्शन होता है, मतलब निचली कोर्ट से आप जब ऊपर आते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते हो तो ये अपीलिएट जुरिडिक्शन होता है। ठीक है, आर्टिकल 135 जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर द एग्जिस्टिंग एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अप्लाई, एंड आर्टिकल 137, ठीक है, रिव्यू ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 138 एंगेजमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 139, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर टू इशू सर्टेन रिट, है ना, रिट जारी करने की जो पावर होती है। ठीक है, फिर एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140, ठीक है, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट बी बाइंडिंग ऑल कोर्ट आर्टिकल 141, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी लॉ इशू करता है तो वो हर कोर्ट उसे मानने के लिए बाइंड है, आर्टिकल 141। और आता है अपना रीसेंट न्यूज में जो आर्टिकल है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर टू डिस्कवर। ठीक है, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है किसी भी मुद्दे पर, है ना, तो प्रेसिडेंट की ये पावर भी होती है और ये सुप्रीम कोर्ट का की अलग पावर होती है, हाई कोर्ट के पास ऐसी नहीं होती है। प्रेसिडेंट जब भी चाहे किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है बेटा, सलाह मांग सकता है, लेकिन इसको मानने ना मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, उसका मन करेगा तो मानेगा वरना नहीं मानेगा। आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 145 रूल ऑफ कोर्ट, ठीक है, और 46 47 बेटा ऐसे ही है इन सब चीजों को। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपके 141, 142, 143, ठीक है, 129, ठीक है, 131, 132, 33, 34, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब सुप्रीम कोर्ट न्यूज में आता है ना, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124 ही है, ठीक है, रिमूवल ऑफ अ जज, है ना, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस होती है थ्रू पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है, तो अगर बोन की अगर हम बात करें, है ना बेटा, बोन की अगर हम बात करें तो जॉ है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें हिस्सा, बोन नहीं, तो वो इनेमल है। इनेमल होता है आपके टूथ में, दांत में, है ना, दांत की ऊपर की लेयर जो होती है इनेमल की बनी होती है और बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसे ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है, भाकर नागल, टिहरी, हीराकुंड, सलाल। तो बेटा देखो, इंडिया का सबसे लंबा जो डैम है ना, लॉन्गेस्ट डैम, दैट इज हीराकुंड।
ठीक है, महानदी पे बना है। किस नदी पे बना है बेटा? महानदी और उड़ीसा। ठीक है, हीराकुद, याद रखिएगा। डैम से लेकर अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भाकर नागल डैम है ना, सतलज रिवर पे। किस रिवर पे? सतलज। ठीक है, हिमाचल। टिहरी, टिहरी आपका किस पे है? टिहरी आपका भागीरथी नदी में है ना। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद ही गंगा होती है, इसे याद रखिएगा। जो आपका देवप्रयाग में मिलते हैं। सलाल, सलाल डैम आपका कश्मीर में है, और ये किस नदी पर है? तो वो चिनाब नदी पर है ना। अब तुम सोचोगे सर आपको इतना कैसे याद होगा? हर चीज की बेटा ट्रिक होती है। ठीक है, जैसे कश्मीर में बहुत सारे डैम जो है वो डिस्प्यूटेड है ना, है ना। अब उसको याद रखने का एक तरीका है ना। BC, KJ, DC और SC, है ना। BC, KJ, DC और SC, है ना। अभी देखो क्या है कि BKDC ये सब क्या है? डैम्स के नाम है ना। B फॉर बगलिहार, बगलिहार। K फॉर किशन गंगा, क्या? किशन गंगा, है ना बेटा। D फॉर दुलहस्ती, दुलहस्ती। S फॉर सलाल, S फॉर सलाल। ठीक है बेटा। अब देखो बाकी सब रिवर्स के नाम है। अब देखो BC, BC समझते ना आप लोग? BC बहुत करते हो, मतलब बातचीत। B फॉर BC मतलब बातचीत। ठीक है, बातचीत या बोलने के मामले में इंडिया में सबसे बढ़िया कौन बोलता है? ठीक है, तो केजरीवाल जी बहुत बोलते हैं, है ना। KJ मतलब केजरीवाल, है ना। अब केजरीवाल जी जब ऐसा बोलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता है ना। शुरू से आखिर तक देखोगे उनके स्टार्टिंग कैरियर से अब तक, तो कभी कोई उनके ऊपर इंक फेंक देता है, कभी उनके ऊपर चप्पल फेंक देता है ना। कोई उनको झापड़ मार देता है, कभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर उनको जेल भेजवा देते हैं, तो उनको DC करंट लगातार मिलता रहता है ना। अब उनको जब DC करंट मिलता है ना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए बेटा वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो आप ऐसे से याद कर सकते हो, है ना। अब B फॉर बगलियार, K फॉर किशनगंगा, D फॉर दुलहस्ती और S फॉर सलाल, है ना। अब ये कश्मीर के ही सब डिस्प्यूटेड डैम है। C से चेनाब नदी पर, है ना, चेनाब, चेनाब। और J से आपका झेलम है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कोई पूछे कि किशनगंगा किस नदी पर, तो अब सीधे KJ, किशनगंगा झेलम नदी पर। बगलियार चेनाब, दुलहस्ती आपका चेनाब, सलाल चेनाब। तो याद रखिएगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे जोड़ सकते हो। ये डिस्प्यूटेड डैम है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं आप इसे याद करने के, आप जैसे याद करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, कश्मीर के डैम बेटा हमेशा आपको परेशान करते हैं, तो आपको इसे याद करने का मैंने आसान तरीका बताया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में आता है और आपके पेपर में आपको परेशान करेगा। सुइस कैनाल, सुइस कैनाल जो है, सुइस कैनाल को जोड़ता है। तो बेटा सुइस कैनाल की अगर हम बात करें तो ये दो सीज को जोड़ता है, और वो सी है आपकी रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ये सुइस कैनाल बनाया गया है। देखो आपका रेड सी यहाँ पर है और मेडिटेरियन सी यहाँ पर है। अब अगर आपको इधर से इधर जाना होता है ना, ये तुम्हारा अफ्रीका बना हुआ बेटा, है ना। तो तुम्हें इधर से इधर जाना है, इतना घूम के जाना पड़ता था। उसने क्या किया, इतनी लंबी डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दिया है। तो स्विस कैनाल की अगर हम बेटा बात करें, तो स्विस कैनाल जो है टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 193.3 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक, और 1859 से 1869 के बीच में ये बन के तैयार हुआ। ठीक है, इसको बनाने का जो श्रेय जाता है फर्डिनेंड डी लेसेपे को जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम स्विस कैनाल की बात करते हैं तो स्विस कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। ठीक है, पोर्ट सुइस से पोर्ट सईद के बीच में ये पूरा आता है। बीच में कोई लॉकिंग नहीं है,
लॉकिंग मतलब कनेक्टिविटी, ऊपर नीचे का कोई एरिया नहीं, एकदम स्मूथ एरिया है, तो जीरो लॉकिंग वाला एरिया है, याद रखिएगा। और स्विस कनाल की जो पूरी डिटेल है वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है ना। 193.3 किलोमीटर लंबा है, बस इतना सा। और इसने क्या किया, इसने कई हजार किलोमीटर की डिस्टेंस को कम कर दिया है ना। रेड सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिटेरियन सी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, ऊपर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, इधर एशिया है। तो 3 कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड आपका एक सी है मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी से कौन सा कैनाल जोड़ता है रेड सी को? स्विस कैनाल। इसे बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम एज ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायत का मेंबर बनने के लिए मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव की न्यूनतम आयु है 21, 25, 30, 35, तो बेटा ये है 21, है ना। ठीक है, पंचायत की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल 243 और अमेंडमेंट अमेंडमेंट 73 है ना। अभी 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस ही मनाएंगे बेटा, तो पंचायती राज दिवस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा पंचायती राज का ये पूरा का पूरा चीजें प्रोसेस होके एप्लीकेबल हुई थी, है ना। इसे याद रखिएगा। और 25 साल जो होती है वो लोकसभा की होती है, 30 साल होती है राज्यसभा की, और 35 साल होती है प्रेसिडेंट बनने की एज, है ना। तो ये एजेस को ध्यान रखिएगा कि किस कहाँ पर कितनी एज होती है ना। मिनिमम एज लोकसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज बेटा 25 साल, राज्यसभा की 30 साल, और प्रेसिडेंट बनने की 35 साल, है ना। और अभी आप लोग कुछ भी नहीं बन सकते टेक्निकली देखा जाए, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की कर रहे हो, है ना। 21 क्रॉस करने के बाद ही सारी होगी। हाँ, सीडीएस वाले बन सकते हैं, 21 क्रॉस कर चुके होंगे वो, है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो 21 ईयर होता है, इसे याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, इसने बताया कि वोटिंग की एज 21 से घटा के कितनी कर दी? 18, है ना। इनिशियली हमारी वोट करने की एज थी 21, ठीक है। 1989 में, कब बेटा? 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट के तहत वोटिंग करने की एज घटा के कितनी कर दी गई? 18 से 21। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अमेंडमेंट्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बेटा ध्यान रखनी है। जितना आप इसे ध्यान रखोगे आपको उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है बेटा। इसे ध्यान रखना। साथ ही साथ नए बैचेस का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन भी बच्चों को इसके लिए रजिस्टर करना है तो वो तुरंत नीचे दिए हुए नंबर पर यहाँ पर कॉल कर लें, है ना, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।